तो जिससे दोनों कट जाए, दोनों संख्याएं, तो 2 और 4 में 2 से अगर भाग देंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बस 2 से भाग देंगे तो यहाँ C1 बचेगा, वहां लिखा नहीं जाता, CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, C2H4, ये कितना हो जाएगा, CH2। ठीक है, ये मूलानुपाती सूत्र है। इसी तरीके से C2H2 बच्चों ये एसिटिलीन है, इसका IUPAC नाम मेथाइन होता है, इसका एथीन होता है, इसका मेथेन होता है। 2 यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, CH। ये जो मिलता है बच्चों यहाँ पर, इसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। और ये सूत्र जो होते हैं इनको बोलते हैं, ये आण्विक सूत्र है, इनको आणविक सूत्र कहा जाता है। ठीक है, अब हमने बताया था आप लोगों को आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध। तो आणविक सूत्र बराबर होता है, आणविक सूत्र बराबर होता है N गुणे मूलानुपाती सूत्र, N गुणे मूलानुपाती सूत्र, N गुणे मूलानुपाती सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र को N से गुणा कर दो, आणविक सूत्र आ जाएगा, या कभी कभी ऐसे लिखा मिल जाएगा विकल्प में, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का होल N, मूलानुपाती सूत्र का होल N हो जाएगा। जैसे बच्चों, जैसे मान लो CH है, मान लो ये CH है। ठीक है, अगर हम CH की बात करते हैं तो CH है, तो यहां पर देखना, अगर इसका होल 6 कर दें या ऐसे कर दे, देखो 6 इंटू CH कर दें, ये हो जाएगा बच्चों C6H6, ये अणु सूत्र बन गया। तो मूलानुपाती सूत्र का होल N, मूलानुपाती सूत्र का होल N। ठीक है, जब होल N कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र का होल N करने से अणु सूत्र मालूम चल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा, मूलानुपाती सूत्र का होल N। जैसे मान लो CH2 है बच्चों, ये मान लो मूलानुपाती सूत्र है, और इसका होल N 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो ये जो आएगा, ये परमाणुओं की वास्तविक संख्या है, यहां पर परमाणुओं का एक सरल अनुपात है। ये जो सूत्र लिखा है ये मूलानुपाती सूत्र है, और इस सूत्र को क्या बोलते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पर अणु सूत्र कहा जाता है। इतनी बात सबको पता चल गया होगा कि अणु सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, ये चीज आपको जनरल एक आइडिया हो गया। ठीक है, अब एक चीज समझो आप लोग, जैसे मान लो हम बात करते हैं मेथेन, मेथेन एल्केन श्रेणी का, आप सभी को पता है, इसको नोट करना, CnH2n+2 होता है। एल्केन श्रेणी के पहला सदस्य का निकालना है, किसी में n बराबर 1 रखेंगे, ये एल्केन का सामान्य सूत्र कहलाता है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन है, n बराबर बच्चों यहाँ पर 1 रखोगे, n बराबर 1 रखोगे तो मेथेन आएगा, CH4 आएगा, और यहाँ पर n बराबर जब 2 रखोगे बच्चों, यहाँ पर C2 यहाँ पर आ जाएगा H, 2 दूना 4 तो 6, C2H6 आ जाएगा। इसी तरीके से n बराबर 3 रखोगे तो C3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 3 रखेंगे आप लोग यहाँ पर तो 3 दूना 6 तो 8, यहाँ पर H8 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। n बराबर 4 रखिए सभी लोग, क्या हो जाएगा, C4 4 दूना 8 तो 10 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एल्केन श्रेणी के हैं। ठीक है, एक ही ये सजातीय श्रेणी है, ये ध्यान रखना, एक ही जाति के हैं, ये एक ही परिवार के हैं। ये एल्केन श्रेणी के सारे सदस्य हैं, ये पहला सदस्य है, दूसरा सदस्य है, तीसरा है, चौथा है, इन सभी की जाति सेम है। इनको बोलते हैं सजातीय श्रेणियां, इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, मतलब ये सजातीय है, सब एक ही जाति के हैं, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये प्रथम सदस्य होता है मेथेन, ये दूसरा सदस्य होता है, तीसरा सदस्य होता है। ये सजातीय श्रेणी निर्मित कर रही है। और सजातीय श्रेणी में किन्हीं दो, जैसे इनके और इनके बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई, यहाँ पर CH4 और C2H6 में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का अंतर है। देखो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, तो ये कार्बन 1 कार्बन का अंतर है, और यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो CH2 कितने का अंतर होता है बच्चों, CH2। अगर कहा जाए सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर होता है, किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। कोई भी सजातीय से देखिए, यहाँ पर इनके बीच कितने का अंतर है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन का अंतर हुआ, 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन हटा दो तो 2 हाइड्रोजन। तो किसी सजातीय श्रेणी के 2 लगातार सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, 2 लगातार, ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिखो, किसी सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर, 2 सदस्यों के बीच अंतर होता है, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर होता है। आंसर लिख लो, CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, जैसे एल्कीन का उदाहरण देख लिया। अब हम लोग अगर बात करते हैं जैसे एल्कीन की, तो C2H4 होता है। ठीक है, यहाँ पर C3, देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्केन श्रेणी, एल्कीन जो होता है, एल्कीनों को ओलेफिन कहा जाता है, एल्कीनों को ओलेफिन कहा जाता है। तो CnH2n हो गया, यहाँ पर n बराबर 2 से शुरू होता है, पहला सदस्य एथिलीन होता है, तो C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा।
इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, 1 कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। तो कोई भी सजातीय श्रेणी हो, उनमें 2 सदस्यों के बीच जो अंतर आएगा CH2 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? ऐसे बच्चों C4H8 की बात करें, अगर इन दोनों में अंतर देखना है, 3 और 4 में 1 कार्बन का अंतर है, 6 और 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो CH2 हो जाएगा। समझिए बात नहीं? तो सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच जो अंतर होगा वो कितने का होगा? CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। एल्केन में होता है बच्चों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सबको पता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसकी क्रियाशीलता कम होती है, इस वजह से इसको पैराफिन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, एल्केन में। और बच्चों जो एल्कीन होता है, एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, दिक् बंध इसको कहते हैं, डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, एल्काइन इज आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी असंतृप्त होता है, ये भी असंतृप्त होता है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये एल्काइन है। देखो बच्चों यहाँ पर ये तो क्रियाशील होते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी एल्कीन और एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केनों की अपेक्षा, एल्केनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, एल्केनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। पाई बंध की उपस्थिति के कारण, यहां पर इसका कारण अगर पूछा जाए, होते हैं क्योंकि, यहां पर आंसर लिख ले रहे हैं पाई बंध की उपस्थिति के कारण, पाई बंध की उपस्थिति के कारण, पाई बंध की उपस्थिति के कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे सिग्मा बंध कहलाते हैं। जो एकल बंध होते हैं, जहां पर भी आपको एकल बंध देखने को मिले तो सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब सह संयोजक होते हैं। ये क्या होते हैं? सब सह संयोजक होते हैं, कोवैलेंट। ध्यान देना, देखिए जो ये यहां पर आप सह संयोजक की बात कर रहे हैं, सह संयोजक बंध होते हैं, सह संयोजक होते हैं। ये सब कौन कौन से? एकल हो, एकल बंध हो, या द्विबंध हो, या त्रिबंध हो। एकल बंध हो, द्विबंध हो या त्रिबंध हो, ये जो होते हैं कोवैलेंट होते हैं, सारे के सारे सह संयोजक होते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे एकल बंध सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सभी एकल बंध, सभी एकल बंध, सभी एकल बंध होते हैं, सभी एकल बंध होते हैं सिग्मा बंध। सारे एकल बंध जो होते हैं वो सबके सब सिग्मा होते हैं, ठीक है। और द्विबंध में, ठीक है, द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है। द्विबंध में, द्विबंध में एक सिग्मा बंध, एक सिग्मा वह एक पाई बंध होता है, एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। द्विबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से अगर हम त्रिबंध की बात करें, त्रिबंध की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों क्या होता है? सिग्मा तो एक ही रहता हमेशा, एक सिग्मा वह 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बंध होता है, एक सिग्मा और 2 पाई। ये ध्यान रखना, जितने भी एकल बंध देखने को मिले सारे के सारे एकल बंध जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। द्विबंध देखने को मिलता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो चूंकि जो एल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कोई पाई बॉन्ड उपस्थित नहीं होता, इस वजह से उसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए उसे पैराफिन के नाम से जाना जाता है, उसे पैराफिन के नाम से जाना जाता है। और जो एल्कीन और एल्काइन है असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ज्यादा है। क्यों क्रियाशील ज्यादा है? क्योंकि इनमें पाई बंध की उपस्थिति है। पाई बंध की उपस्थिति के कारण से ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो यहां पर द्विबंध, त्रिबंध की अगर बात करें तो त्रिबंध की क्रियाशीलता द्विबंध से ज्यादा होती है। अगर हम क्रियाशीलता का क्रम देखें, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अगर देखें, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम,
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें दो पाई बंद होते हैं, पाई बंद के कारण से ही क्रियाशीलता होती है। दो पाई बंद है, सबसे ज्यादा इनकी है। फिर उससे कम कार्बन डबल बॉन्ड की होती है। फिर सबसे कम क्रियाशील एल्केन होते हैं। ये बच्चों अगर हम बात करें, इसे कहते हैं एल्काइन। एल्काइन ज्यादा क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील जो है एल्कीन, और सबसे कम क्रियाशील जो है एल्केन होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो है एल्काइन सबसे ज्यादा क्रियाशील, एल्कीन उससे कम क्रियाशील, और एल्केन सबसे कम क्रियाशील होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अम्लीय प्रकृति, देखो अगर कोई चीज अम्लीय प्रकृति है तो जरूरी नहीं वो अम्ल हो, इसका एसिडिक नेचर, इसका अम्लीय प्रकृति ज्यादा। अगर अम्लीय गुण का पूछा जाए कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, अम्लीय गुण कौन दर्शाएगा सबसे ज्यादा, अम्लीय गुण का क्रम सबसे ज्यादा अम्लीय गुण दर्शाएगा एल्काइन। एल्काइन का अम्लीय नेचर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, और सबसे कम अम्लीयता का गुण दर्शाता है एल्केन। एल्केन का अम्लीय कैरेक्टर सबसे कम होता है, एल्काइनों की अम्लीय नेचर सबसे ज्यादा होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि क्रियाशील सबसे ज्यादा एल्काइन, सबसे कम एल्केन, इसीलिए एल्केन को पैराफिन कहते हैं। अम्लीयता यानी एसिडिक गुण, अम्लीयता का जो लक्षण है सबसे ज्यादा एल्काइनों में होता है, सबसे कम एल्केनों में होता है, और एल्कीन मध्यवर्ती होता है। ये एसिडिक नेचर हमने बताया। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ध्यान देना आप सभी लोग बच्चों, यहां पर देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो है एल्केन में अगर बात किया जाए, एल्केन का कार्बन कार्बन बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है। एल्केन एल्कीन की बंध लंबाई उससे थोड़ी सी कम होती है, और एल्काइन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। ये आपको ध्यान रखना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बंध सबसे बड़ा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। ये बंध की जो लंबाई है, अगर बंध की लंबाई का क्रम, बंध की लंबाई कभी कभी पूछ लिया जाता है किसके बंध की लंबाई सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम, बंध लंबाई का क्रम, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होता है, बंध लंबाई का क्रम सबसे ज्यादा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एल्केनों में कार्बन कार्बन के बीच बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो बंध लंबाई होती है सबसे कम होती है। होती कितनी है? ये होता है बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम सबसे ज्यादा, एल्केन का 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है बच्चों 1.33 एंगस्ट्रॉम, 1.33 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये बंध लंबाई का क्रम आप लोग याद रखिए। सबसे ज्यादा बंध लंबाई जो है एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है, सबसे कम बंध लंबाई एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे जो है क्या होगी, यहां पर कम होती है। ये बंध लंबाई किसका ज्यादा किसका कम, ये पूछा जा सकता है। एल्केनों की सबसे ज्यादा, एल्काइनों की सबसे कम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज समझना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बंध क्रम या बंध कोटि। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बंध कोटि क्या है, बंध कोटि, बंध कोटि, इसको बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बंध कोटि। ठीक है, बंध कोटि क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को, उपस्थित बंधों की संख्या को, बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है, बंध कोटि कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है तो बंध कोटि यहां पर एक है। कार्बन कार्बन के बीच दो बंध है तो बंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर 2 है। कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध है तो बंध कोटि यहां पर जो है कितना है, बंध कोटि यहां पर 3 है। देखो बंध कोटि सबसे कम कहां है, पहले में। सबसे ज्यादा बंध कोटि कहां पर है, तीसरे में। यहां पर बंध कोटि 3 है, यहां पर बंध कोटि 1 है, यहां पर बंध कोटि 2 है। तो बंध कोटि अगर सबसे ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो बंध की लंबाई सबसे कम। बॉन्ड ऑर्डर देखो ज्यादा 3 है, बंधों की संख्या 3, बंध क्रम ज्यादा है तो बंध की लंबाई छोटी है। और यहाँ पर बंध क्रम देखो यहाँ पर सबसे कम एक बंध है और बंध की लंबाई सबसे ज्यादा, तो दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हो गया। बंध लंबाई बंध कोटि के व्युत क्रमानुपाती होता है। बंध लिख लेते हैं यहाँ पर, अगला पॉइंट, बंध लंबाई, बंध लंबाई बंध कोटि के व्युत क्रमानुपाती होता है। बंध कोटि के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब यह है बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई व्युत क्रमानुपाती होता है। बंध लंबाई व्युत क्रमानुपाती होगा बंध क्रम। ठीक है, बंध लंबाई बंध क्रम के व्युत क्रमानुपाती होता है। बंध लंबाई बंध क्रम के व्युत क्रमानुपाती होता है।
बंध लंबाई बंध क्रम के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। जितना बंधों की संख्या ज्यादा होगी, बंध क्रम ज्यादा होगा तो बंध की लंबाई कम, और बंध क्रम कम होगा तो बंध की लंबाई ज्यादा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विरुद्ध क्रमानुपाती होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या हो बताना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। बंधों की संख्या यानी दो परमाणुओं के बीच बंध क्रम अगर ज्यादा है तो बंध लंबाई कम, देखो ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा, विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा? किसी बच्चे को कोई समस्या हो जरूर बताएं, ठीक है? इतना बात क्लियर है सभी को? एक बार सभी लोग बताएं क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को यहां तक अगर क्लियर हो गया हो एक बार ओके करें। यहां तक अगर बात सबको क्लियर हो गया होगा एक बार यस लिखें। अगर सभी बच्चों को ये बोर्ड पर लिखी हुई बात क्लियर हो गई हो तो यस लिखें। क्लियर है? नागेंद्र बघेल क्लियर है? हमने ये कहा कि देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता, बंध लंबाई सबसे ज्यादा, क्योंकि बंध कोटि एक ही है। तो बंध कोटि एक है तो बंध लंबाई ज्यादा है, और यहाँ पर बंध कोटि तीन हो गया तो बंध लंबाई कम। ये आपको याद रखना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हमने ये बताया कि दो परमाणुओं के बीच जो बंधों की संख्या होती है उसे बंध क्या बोलते हैं? बंध कोटि कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझो, एक चीज और हम पूछेंगे। जैसे मान लो पहले चीज समझ लीजिए, बंध ऊर्जा क्या होती है? बंध ऊर्जा क्या है? ठीक है, बंध ऊर्जा बताइए भाई, बंध ऊर्जा क्या है? बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? सभी लोग बताएं बॉन्ड एनर्जी क्या है। किसी को पता हो तो जरूर जो है लिख करके और मुझे बताएं कि बंध ऊर्जा से क्या समझते हैं। बताइए भाई सभी लोग, बंध ऊर्जा से क्या समझते हैं? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड ऊर्जा, बॉन्ड ऊर्जा किसे कहते हैं? सारे विद्यार्थी जो है रिप्लाई करें। बॉन्ड ऊर्जा जल्दी से फटाफट बताएं। बॉन्ड एनर्जी ऐसे समझ लो, जनरल में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। बंध को तोड़ने के लिए, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच जो बंध होता है उसे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी अणु में सभी बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऐसे जनरल याद रखें। किसी अणु के सभी बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बंध ऊर्जा कहलाती है। बंध ऊर्जा कहलाती है, उसे बंध ऊर्जा कहते हैं। किसी अणु में जो बंध है, यदि कह रहे हैं बॉन्ड टूटने पर जो ऊर्जा निकलती है वही बॉन्ड ऊर्जा होती है। निकलती नहीं बेटा, बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, अवशोषित होती है, वहां पर निकलती नहीं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। बंध को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब बंध बनता है बच्चों तो वहां पर एनर्जी जो है रिलीज होती है। समझिए बात कि नहीं? और जब बंध को तोड़ना होता है तो एनर्जी देना पड़ता है। जब हम ऊर्जा देंगे तभी बंध टूटेगा, जब हम ऊर्जा देंगे तभी बंध टूटेगा। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं बंध ऊर्जा। समझिए ना? किसी अणु में जितने भी बंध हैं उन बंधों को तोड़ना होगा, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो टूटेगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ, ठीक है, बंध बंधा हुआ है, उनको दोनों को अलग अलग करने के लिए यानी बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इतनी बात समझ लो। ठीक है, देखो बच्चों, अब जैसे ये बताओ, एक बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि दो बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी? एक बंध तोड़ना है तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि दो बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? फटाफट बताएं। एक बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि दो बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? जल्दी बताएं। आज अमन गौतम कहाँ है? मोन्टू गौतम तो है, अमन तो दिख नहीं रहे। ऐसे ही लापरवाही करेंगे सब, यही समस्या है। ठीक है, शिवम कुमार, सुनील गंगवार, मोन्टू, विकास, दिलीप, वीरेंद्र, संतोष, वेरी गुड। ठीक है, वीरेंद्र आपका गलत है। ठीक है, सत्यम, मोन्टू, चलिए, पुष्पेंद्र, एडवीर, अजय कुशवाहा, बेपेन, ठीक है, रुचि, हीरालाल। ठीक है, तो बच्चों एक बंध को तोड़ने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी और दो बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी।
ऐसे 3 बंधों को तोड़ना होगा तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा बंधक ऊर्जा किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। सबसे ज्यादा किसकी बंध ऊर्जा होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? एकल बंध की। समझ गए बात कि नहीं? तो अगर बंधक ऊर्जा का क्रम, अगर बंध ऊर्जा का ऑर्डर लिखना चाहो तो बंध ऊर्जा का क्रम, बंध ऊर्जा का क्रम अगर बच्चों लिखना चाहो तो सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा की आवश्यकता होगी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सी डबल बॉन्ड सी, फिर सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी सी सिंगल बॉन्ड सी। सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा जरूरत पड़ेगी और सबसे कम एकल बंध के लिए होगा। ठीक है मोन्टू गौतम, चलो ठीक कोई बात नहीं। ठीक है यहां पर 3 बंधों को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और एकल बंधों को तोड़ने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ये ध्यान देना कि बंध ऊर्जा का क्रम है। हमने बंध ऊर्जा का क्रम जो बता दिया है, पूछ लिया जाता है कि किसकी बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा या किसकी निम्नलिखित में से किसकी बंध ऊर्जा सबसे कम। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है वैल्यू नहीं पूछा जाता है कि किसके लिए बंध ऊर्जा का मान कितना होता है, ये यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछा जाएगा किसकी बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा और किसकी बंध ऊर्जा सबसे कम, क्योंकि ऑप्शन में एल्केन एल्कीन एल्काइन दिया गया होगा। पूछा जाएगा इनमें से बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है तो आप समझ सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा रखेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले सबसे कम रखेंगे। ठीक है इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है अमन सिंह राजावत, ठीक है सुनील गंगवार, क्लियर है सभी को? तो ये हम बता रहे हैं, देखो हमने कई चीजें बताया, एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्रियाशीलता बता दिया आपको, बंध क्रम बता दिया और बंध ऊर्जा भी बता दिया। इतने पॉइंट सब लोगों को क्लियर होगा कि और अम्लीयता का गुण कौन सा ज्यादा दर्शाएगा और कौन जो है कम दर्शाएगा, कौन ज्यादा अम्लीय होगा कौन कम अम्लीय होगा, ये भी आप समझ सकते हो। जिसमें पाई बंध ज्यादा होंगे वो ज्यादा अम्लीय स्वभाव को दर्शाएगा, जिसमें पाई बंध कम होंगे वो कम एसिडिक होगा। ठीक है अगर कम एसिडिक होगा तो ज्यादा क्षारीय होगा, इसका उल्टा कह सकते हैं। कोई जो है अम्लीय ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो क्षारीय कम है। ठीक है उल्टा बोलना है यहाँ पर। ठीक है ठीक है सबको क्लियर हो गया है। अब जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे मान लो है C2H6, एक ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं CH4 और एक ले रहे हैं C3H8 और एक ले रहे हैं C2H2। पूछा जाए इनमें से इन चारों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? बताइए सभी लोग, इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है? मोर एसिडिक बताना है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? मोर एसिडिक आप लोगों को बताना है, फटाफट बताएं। नागेंद्र बघेल बता दिया जाएगा पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड भी गिनना बता देंगे। ठीक है ज्यादा अम्लीय कौन है एसिडिक? अरे ये सब 2 दूना 4, 4 2 6, ये सब एल्केन है और ये क्या है? ये अल्काइन है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सब में इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय यही है। हर्ष शर्मा, शिवम गुप्ता, सौरभ कुमार यादव, रवि कुमार, ठीक है नवनीत शुक्ला, ठीक है सभी लोगों का सही उत्तर आ रहा है। तो ये जो है सबसे ज्यादा अम्लीय यही होगा C2H2। C2H2 जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है अब एक चीज और समझना है, कोई विद्यार्थी कह रहा कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे गिनेंगे? सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा व पाई बॉन्ड, सिग्मा व पाई बंध ज्ञात करना। सिग्मा व पाई बंध कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सब पे सब सिग्मा होते हैं, जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सब पे सब सिग्मा होते हैं। इतना पॉइंट क्लियर रखो। 2 बंध कहीं पर दिखे डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिखे तो एक सिग्मा 2 पाई होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के माध्यम से सिग्मा और पाई बॉन्ड की जानकारी हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो मेथेन की बात किया जाए तो मेथेन देखो, सिग्मा और पाई बंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए संरचना सूत्र का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जब पता होगा तभी आप जो है इसका सिग्मा और पाई बंध बता पाओगे। यहां पर देखो ये मेथेन है, 1 2 3 सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड है 4 और पाई बंध एक भी नहीं है। तो पाई बंध कितना हो गया? 0। कोई भी पाई बंध नहीं है, सारे के सारे एकल बंध है, सभी एकल बंध सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, पाई बंध का मान 0 हो गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है जैसे मान लो ये इस तरीके से एथिलीन है, एथिलीन, यहां पर एथिलीन की अगर बात करें C2H4 जिसको कहते हैं, IUPAC नाम एथीन होता है, IUPAC नाम एथीन होता है। ठीक है ध्यान से सुनिए सभी लोग। यहां पर सिग्मा बॉन्ड गिनना, 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, ठीक है 3 सिग्मा, जितने सिंगल है सारे सिग्मा, 4 सिग्मा और इन दोनों में से एक सिग्मा होगा, 5 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 5। पाई बॉन्ड तो एक ही होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड यही है, डबल में एक सिग्मा में चला गया, एक पाई बचेगा, पाई बॉन्ड एक हो जाएगा।
5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, इतना ध्यान रखना। संचित वर्मा 5 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, ऐसे काउंट कर लिया करो। इसी तरीके से अगर हम एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन होता है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम एथाइन है। यहाँ पर देखो सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा, इसका तो कितने हो गए, यहाँ पर 3 सिग्मा हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर 2 पाई है, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आप याद कर सकते हो। ऐसे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है। तो सबसे पहला काम इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, परमाणुओं की जुड़ने की व्यवस्था को दिखाना पड़ेगा, तभी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड देख पाओगे। यहाँ पर देखिए कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो, और आगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऐसे लिखा रह दो, ये C है, इससे 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है C, यहाँ पर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। सबसे पहले संरचना का ज्ञान होना चाहिए। आप सिग्मा और पाई बॉन्ड आसानी से बता सकते हो। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे सिग्मा होते हैं। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसमें, तो सिग्मा हो जाएंगे 8, और पाई बॉन्ड हो जाएगा 1, पाई हो जाएगा 1, डबल बॉन्ड में 1 ही पाई होगा। ठीक है, इतने बात सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, क्लियर है। और एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा कितने पाई। बहुत आसान है। यहाँ कार्बन है, इससे 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये C है, फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड गिनना है, 1 2 3 4 5, जितने सिंगल है पहले उनको गिनो, 5 और एक इसका 6, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 6। अब पाई बॉन्ड यहाँ पर 2, पाई बॉन्ड हो जाएगा 2, जितने सिंगल सारे सिग्मा, डबल में भी 1 सिग्मा 1 पाई, तो कितने हो गए, 4 5 6 सिग्मा और 2 पाई, 6 सिग्मा 2 पाई। सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा ये सब, सिग्मा और पाई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेंजीन में अगर बात करते हैं, बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ठीक है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या, इसका आणविक सूत्र होता है C6H6, मूलानुपाती सूत्र होता है CH। यहां पर सिग्मा और पाई देखते हैं, पहले तो इसका संरचना का ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रक्चर, यहां पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दे रहे हैं, ये बेंजीन की संरचना है। अब जरा गिन के बताओ कि कितने सिग्मा है, कितने पाई, कितने सिग्मा और कितने पाई, फटाफट बताएं, सारे लोग बताएं कितने सिग्मा कितने पाई। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, सभी लोग बताएं बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई बंध होते हैं, फटाफट बताओ। यहां पर गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, पहले तो हमने सिंगल सिंगल गिन लिया 9, और एक इसमें 10 11 12, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 12 सिग्मा। पाई कितने होंगे, 1 2 3, पाई बॉन्ड हो जाएगा 3, पाई बॉन्ड हो जाएगा 3, सिग्मा बॉन्ड 12 होगा। अब पाई बंध कितने हो जाएंगे, पाई बंध जो है यहाँ पर 3 होंगे। कभी कभी सिग्मा बंध और पाई बंध का अनुपात पूछा जाता है बेंजीन में, तो 12 को 3 से भाग दे दो, कितना आएगा 4। कभी कभी कहता सिग्मा और पाई बंधों का अनुपात क्या होगा, तो ठीक है, किसी ने जो है 9 गिना है, 9 कैसे होगा एक बार देखो फिर से, 1 2 3, एक बार काउंट कर लीजिए सारे लोग, यहां पर कितने सिग्मा होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए। इधर देखिए 7, और इसके बाद 8 9, और इनमें भी 10 11 12, 12 सिग्मा होगा, 12 सिग्मा और 3 पाई, 9 नहीं होगा, 12 सिग्मा 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गमक्सीन में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कोई भी जो है डबल बॉन्ड होता ही नहीं। ये ना सोचना बेंजीन है तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड अंदर में होगा, ऐसा नहीं है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, ठीक है, जो यहां पर BHC होता है C6H6Cl6, यहां पर हाइड्रोजन भी रहता है, यहां साथ साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, ये BHC होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन जरूर लिखा है ना, सोचना कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होता है, इसमें भी पाई बॉन्ड होगा, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। पाई बंधों की संख्या 0 होगी, और सिग्मा आप गिन सकते हो आसानी से, सारे के सारे एकल बंध है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग रिवाइज करिएगा, और इसके बाद एग्रीकल्चर की क्लास होने जा रही है आप लोगों की। बाकी शाम को इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो इसके क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसका टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, आज क्लास आप लोगों की 8 बजे तक चलेगी, सभी लोगों को रेडी रहना। ठीक है।
चलिए विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। कल हम जो है बात कर रहे थे गन्ने के विषय में। आज सबसे पहले सभी को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए हमने बता दिया ये अमृत महोत्सव है कि आज जो है बर्ड बी डे, यानी कि विश्व मधुमक्खी पालन दिवस या मधुमक्खी दिवस कुछ भी कह लें, है ना। तो 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो मधुमक्खियों के विषय में इसलिए बता दिया कि मधुमक्खी पालन जो है एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, शाखा है ना। और इसीलिए इसको हमने बता दिया आज। और इस मौसम में जो है मधुमक्खियाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लगती भी है ना। आप अगर देखेंगे तो डॉरसाटा जो होती है, बड़ी मक्खी जिसे कहते हैं, है ना, वो तो खुले में आप बहुत सारी देख ही सकते हैं। उसके बाद जो पालन की जाती है ना, तो प्रोडक्शन भी इंडिया में बढ़ाया जा रहा है लगातार। जो हनी का प्रोडक्शन है ना, बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, जो सुंदरवन का डेल्टा है उसमें। तो जो है आज जो है अमृत महोत्सव इसी के लिए मनाया जा रहा है। बर्ड जो है मधुमक्खी पालन डे है, बर्ड जो है बी डे के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये 20 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसको जो है विशेष तौर से इसलिए मनाया जा रहा है, इसको एक विशेष नाम दे दिया गया, कैंपेन चलाया जा रहा है कि अमृत महोत्सव है। वास्तव में जो मधुमक्खी का रस होता है, जिसको हनी कहते हैं, शहद कहते हैं, ये अमृत है ही। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पता नहीं क्या क्या है। इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या उपस्थित है, कितने प्रकार के फूल हैं, कितने प्रकार की औषधियाँ हैं, है ना। और साथ साथ में किस किस प्लांट के परागकण हैं, किस किस प्लांट के फ्लावर हैं, मतलब कौन कहाँ पर यूज आ जाए। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी प्लांट के फ्लावर का ऐसा मधुमक्खी नहीं लाती है जो आपको जो है नुकसान करे, सब पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको अमृत कहा जाता है, शहद को, है ना। तो इसीलिए आज जो है अमृत महोत्सव के रूप में से मनाया जा रहा है। और पूरे भारत में जो भी एग्रीकल्चर के सेंटर्स हैं या जो भी जगह हैं, वहाँ पर सभी जगह पर आज इसका आयोजन किया गया है। अब ये बात अलग है कि कोरोना चल रहा है तो वहाँ पर जो है ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा, लेकिन जो है ऑनलाइन काम हो रहा है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम आपसे कल गन्ने के विषय में। तो हमने बताया था कि कल हम जो है गन्ने के विषय में आज पहले तो हम इसके पेस्ट और इंसेक्ट के विषय में बताएंगे, साथ साथ में इसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बची हुई है गन्ने में वो आज हम बता देंगे। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर हम गन्ने की डिजीज के विषय में बात करें तो गन्ने का कैंसर जिसे कहते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन कहते हैं, यानी कि लाल सड़न लोग कहते हैं, ये सबसे भयानक रोग है गन्ने का। और इसके बचाव के लिए ही लगातार सरकार जब भी काम करती है, या गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन या उपायुक्त गन्ना उत्तर प्रदेश शासन, दोनों लोग अगर काम करते हैं, कभी ना कभी उनकी अगर स्टेटमेंट हमें पेपर में पढ़ने को मिलती है तो यही कहते हैं कि टू ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ शुगर कैन, मतलब रेड रॉट, है ना। जो भी गन्ना हम उगाएं वो रेड रॉट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी ज्यादातर उगाएं, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य होता है कि गन्ने को ज्यादा से ज्यादा जो है मात्रा में इंडस्ट्रियल एरिया में लाया जा सके, है ना, चीनी बनाई जा सके, और चीनी के साथ साथ खंड सारी उद्योग में भी लाया जा सके, गुड़ बनाया जा सके, इसके रस से जो है सीरा बनाया जा सके, और बहुत सारी चीजें अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाई जाए, जिससे कि पेट्रोल वगैरह में यूज हो सके, गैसो हाल का प्रयोग हो सके। क्योंकि सरकार चाह भी रही है कि गैसो हाल का प्रयोग जो है ज्यादा से ज्यादा होने लगे, जिससे कि हमारा पेट्रोल जो है वो 20% बचने लगे, है ना। तो इसीलिए इन्होंने जहां पर भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उसमें गन्ना आयुक्त यही कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है रेड रॉट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए। लेकिन रेड रॉट का पता कैसे खेत में चलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि रेड रॉट जो होता है ये कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम से होता है। और हम कैसे खेत में समझ में आए हुए कि रेड रॉट हो गया है गन्ने में? तो पहली बात तो ये है कि गन्ना जो है अगर हम खेत में घोसेंगे दिख ही जाता है, अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो दिख ही जाता है, अगर ना भी दिखे तो आप खेत में अगर जाएंगे तो अल्कोहलिक महक आती है गन्ने के खेत से, शराब की तरह। अब शराब की तरह यानी कि अल्कोहल की तरह महक आती है, अगर मोटी भाषा में समझें तो खेत में अगर हम गए तो अगर अल्कोहलिक महक आ रही है तो हम दूर से ही समझ जाएं कि गन्ने में जो है लाल सड़न लगा है। इसी को गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। हमने आपको बताया ये बीमारी जो है अंदर पिथ से शुरू होती है। जो गन्ने का स्टेम है, तना है, इसमें अंदर जो बीच में मिडिल पोर्शन में पिथ होती है, वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है रेड रॉट की। और सीड बार्न डिजीज है ये। कैसी डिजीज है? सीड बार्न। अब सीड का मतलब कुछ लोग समझेंगे कि सीड सर इसका कहाँ है, तो सीड नहीं, वही सेट्स जो होते हैं, टुकड़े, उन्हीं को सीड कहा जाता है ना। गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को सीड कह देते हैं। तो सीड बार्न यानी कि अगर किसी गन्ने में ये रोग पहले से रहा है ना, तो उस इन्फेक्टेड गन्ने को हमें जो है अपने यहाँ नहीं लाना है, नहीं बोना है, या बोना भी है तो उसका हम ट्रीटेड करें, उसको एग्लाल से ट्रीटेड करें, एरेटान से ट्रीटेड करें, या फिर पानी में गर्म 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस टुकड़े को डुबाएं, इस तरीके से ट्रीटेड करके बोएं। वैसे सामान्यता भी बोना ही चाहिए हो। देखिए जब गन्ना है तो रेड रॉट का संबंध ही है, कैंसर है ना। और एक बार अगर गन्ने में हो गया फिर उसको जो है बचाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी पिथ में फैल जाता है नीचे से ऊपर तक। और फिर पूरा गन्ना ही या तो निकाल के फिर उसको एरेडिकेशन कर दो, उसका एरेडिकेट कर दो, उसका जो है उस स्थान से ही हटा दो बिल्कुल उसे, है ना, एरेडिकेट कर दो उसे, तभी आप बच सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं उसमें पेड़ में बना ही रहेगा। तो ये हो गई रेड रॉट। तो ज्यादातर इसके लिए कहा जाता है कि इसका देखिए बचाव तो कमी है, केवल सीड ट्रीटमेंट हो सकता है ना, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी हो सकता है, एग्लाल एरिटान से भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए। ज्यादातर कृषि विभाग यही कहता है कि प्लीज ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी। जो रेसिस्टेंट प्रजातियां हैं यानी कि इसकी प्रतिरोधक प्रजातियां हैं उन्हीं को आप उगाएं, नहीं तो सारा का सारा गन्ना जो है आपका खराब हो जाएगा। अब विद्यार्थियों ये तो हुई रेड रॉट की बात। दूसरी बात अगर हम करें गन्ने के विषय में तो ग्रासी सूट आता है। देखिए ग्रासी सूट जो है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा रोग होता है गन्ने में। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है कि ग्रासी सूट जो होता है किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है ना। अब बात आती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा अगर होता है तो इसमें क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए ग्रासी सूट जैसा कि उसका नाम है
ग्रासी सूट, ग्रासी सूट है ना, जो गन्ने की सूट है विद्यार्थियों, नीचे से जो निकल रहा है, कल्ला निकल रहा है, जो सूट निकल रही है, वो हमारी ग्रास लाइक स्ट्रक्चर की हो जाती है, घास की तरह। कैसी हो जाती है? एज अ पतली, यानी कि हम कहें कि पत्ती जो है जितनी चौड़ी गन्ने की होनी चाहिए उतनी चौड़ी पत्ती नहीं होती है, पत्ती जो होती है वो पतली हो जाती है, ग्रास की तरह हो जाती है, और नीचे से भी अत्यधिक कल्ले फूटने लगते हैं। दो सिम्टम्स होते हैं कि ग्रासी सूट हमारा जो है, हमने बताया आपको, एमेलूस के मार्केंसिया लाइक ऑर्गन्स एमेलूस को कहते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो मार्केंसिया लाइक ऑर्गन्स इसका फुल फॉर्म होता है ना, आप बायो में पढ़े होंगे, मार्केंसिया लाइक ऑर्गन्स होता है एमेलूस। तो इसकी अगर हम बात करें तो एमेलूस के द्वारा जो है ग्रासी सूट होता है, और हमने बताया था कि ग्रासी सूट जो है घास की तरह की संरचना होती है, नीचे से निकलती पत्ती जो होती है गन्ने की वो पतली हो जाती है, और इसमें नीचे से और भी ज्यादा जो है टेलरिंग ज्यादा हो जाती है। नीचे से पत्ती की तरह तो पतली होती है, जब टेलर्स उसी जगह से ज्यादा निकल आएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा अपने आप से प्रोडक्शन जो है गन्ने का घट जाएगा। तो अत्यधिक टेलरिंग की वजह से जो है ग्रासी सूट जो है नुकसानदायक होती है, टेलर सभी। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, इसके नियंत्रण के लिए भी भाई रेसिस्टेंट वैरायटियां हम ग्रो करेंगे ग्रासी सूट के लिए, है ना, और इसका सीड ट्रीटमेंट। इसके अलावा इसका भी कोई जो है दूसरा जो है हमारे पास कोई इसका नियंत्रण का उपाय नहीं है, क्योंकि ग्रासी सूट अगर हो गया गन्ने में, मान लीजिए सीड में ही हो गया, तो फिर हम उसको दवा डाल के चौड़ी पत्ती तो कर नहीं सकते हैं, फिर तो वो वैसा ही रहेगा। तो इसलिए आप रिकमेंडेड वैरायटी ही वो है जो वैरायटी रिकमेंडेड है जिस क्षेत्र के लिए, और साथ साथ में ट्रीटेड वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि ट्रीटमेंट उसका करना चाहिए बस, इसके अलावा इसका कोई नियंत्रण नहीं। अब बात आती है, गन्ने में एक रोग और लगता है RSD, जिसको कहते हैं रैटून स्टंटिंग डिजीज। देखिए ये भी एक खतरनाक रोग है गन्ने का, जिसका नाम है रैटून स्टंटिंग डिजीज। स्टंट हो गया, देखिए जितने नाम उतने ही काम। रैटून स्टंटिंग डिजीज, RSD इसको कहा जाता है। देखिए रैटून का मतलब पेड़ी है ना, रैटून का मतलब क्या है, रैटून क्रॉप, पेड़ी फसल, और इसकी जो है स्टंट हो गया, और ये जो होता है ये क्लेमीबैक्टर ज़ाइली नामक बैक्टीरिया के कारण डिजीज होती है। किसके द्वारा होती है? क्लेमीबैक्टर ज़ाइली बैक्टीरिया के द्वारा जो है RSD होता है, जिसको हम रैटून स्टंटिंग डिजीज कहते हैं, गन्ने में होता है। तो बैक्टीरियल डिजीज है पहली बात तो, और इसको RSD क्यों कहते हैं, क्योंकि रैटून जो है हमारी पेड़ी फसल है, तो पेड़ी फसल की जो डिजीज है ये, और इसमें क्या होता है कि पेड़ी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, जितनी हमारी पेड़ी की ग्रोथ होनी चाहिए है ना, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ग्रोथ जो होती है डाउन हो जाती है, यानी कि स्लो ग्रोथ होती है। तो ये क्लेमीबैक्टर ज़ाइली नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि हमारा जो स्टेम होता है, तना, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हम जो है नियंत्रण, पहली बात तो सीड ट्रीटमेंट है ही है, उसके बाद इसमें जो है हम कोई भी बैक्टीरियल जो डिजीज के नियंत्रण के लिए दवाई यूज होती है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीन प्रमुख इसमें रोग हो गए गन्ने में। एक तो रैटून स्टंटिंग डिजीज हो गई, दूसरा आपका जो है रैटून स्टंटिंग के साथ साथ आपकी जो हमने बताई थी रेड रॉट ऑफ शुगर कैन हो गई, है ना, RSD, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, और ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन। ग्रासी सूट और RSD आप जरूर याद कर लीजिए, ये किसके कारण होती है, ये जरूर पूछ दिया जाता है। ग्रासी सूट जो होती है माइकोप्लाज्मा के कारण होती है, RSD जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। और बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया होता है, देखिए ये याद रखिएगा, बैक्टीरियल है, और बैक्टीरिया में क्या है, क्लेमीबैक्टर ज़ाइली। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है, अभी आगे आएगा वो पूरा उसमें डिस्क्राइब से लिखा होगा। अब अगर हम बात करें विद्यार्थियों दूसरे पार्ट में इसमें, तो डिजीज के बाद इसमें इंसेक्ट की बात आएगी। अगर हम इंसेक्ट विद्यार्थियों करने में बात करते हैं, कीट, तो कीट देखिए मीठा है, पहली बात, यहाँ पर मिठाई होगी वहां पर कीड़े पहुंचेंगे, पहला काम हो गया इसका। तो सबसे पहले पहुंचता है जिसका नाम होता है अगोला बेधक। हिंदी में अगर आप लोग समझेंगे तो अगोला बेधक, अगोला का मतलब आगे वाली चीज को बेध देता है, दिस इज नॉन एज अगोला बेधक, या इसी को कहते हैं टॉप बोरर ऑफ शुगर कैन। पहला इंसेक्ट होता है टॉप बोरर। कौन सा बोरर? टॉप बोरर। टॉप का मतलब ऊपर से ही गन्ने को जो है छेद देता है, होल बना देता है, ये जो है बढ़ई की तरह काम करता है, गन्ने में ऊपर से छेद बना देता है। तो टॉप का मतलब ऊपरी पोर्शन, बोरर का मतलब उसमें छेद कर देना, तो टॉप बोरर हो गया। इसका वैज्ञानिक नाम विद्यार्थियों ट्राइकोराइजा नोवेला होता है, ट्राइकोराइजा नोवेला। और ये देखिए कहां से इन्फेक्शन या कहां से घुसता है गन्ने में, तो ये जब गन्ना हमारा छोटा होता है, पहली पेड़ी जब निकलती है उसमें से जमीन से, तो ये इतना मक्कार है, जमीन में ही रहता है, और जैसे गन्ना वहां से बढ़ना शुरू हुआ तुरंत चढ़ जाता है, गन्ने के ऊपर हावी हो जाता है, और ऊपर से ही घुस जाता है गन्ने में। और घुसने के बाद जो सेंट्रल सूट है गन्ने की, जो बीच वाली ऊपर की तरफ जो है पत्ती निकलेगी, इस तरीके से सेंट्रल सूट गन्ने की होती है, जो इस तरीके से, है ना, एक सेंट्रल सूट हो गई ऐसी, और इस तरीके से जो सूट निकल है गन्ने की सेंटर वाली, तो इस सूट में जो है ये अंदर से प्रवेश करता है, और यहाँ पर जो है इसको डेड कर देता है, इसमें डेड हार्ट एक तरीके का बना देता है। और इस अगर सूट को हम पकड़ के खींचेंगे तो ये सेंटर वाली सूट जो है खिंच जाती है, टूट जाती है, और इसी को हम कहते हैं, ऊपर से कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बंची टॉप लाइक स्ट्रक्चर कौन बना देता है गन्ने में, है ना। एक प्रश्न इसमें और पूछ दिया जाता है कि गन्ने में बंची टॉप स्ट्रक्चर कौन बना देता है, तो चलिए हम देख लेंगे कौन बना देता है। इसका नाम क्या रख दिया? बंची टॉप। बंची टॉप यानी बंची टॉप का मतलब जो है, जो टॉप है हमारा गन्ने का, वो टॉप जो है बंच लाइक का हो गया,
कैसा हो गया टॉप, टॉप जो है बंच हो ही जाएगा, गुच्छा हो जाएगा। देखिए कैसे गुच्छा हो जाएगा, हमने बताया जमीन के सरफेस से जब हमारा गन्ना बढ़ा तो इसने क्या किया कि गन्ने में ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ने के बाद उसमें जो है होल कर दिया, डेड हार्ट भी इसमें बन जाता है और बंच लाइक का स्ट्रक्चर भी इसमें बन जाता है। तो ये हो गया बंची टॉप, है ना। यहाँ पर पत्तियों को काट काट के इकट्ठा कर देगा, एक गुच्छा बना देगा, जिसको हम कह देंगे बंची टॉप, ठीक है। अब देखिए गन्ने में इसके साथ साथ टॉप बोरर के साथ साथ रूट बोरर भी लग जाता है, ठीक है ना। ये भी ट्राइकोराइजा नोबेला, इसका केवल स्पीसीज चेंज होता है ना। ट्राइकोराइजा के बाद जीनस के बाद स्पीसीज चेंज हो जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं जो रूट बोरर है, अब रूट बोरर का हमें इन्फेक्शन कैसे समझ में आएगा विद्यार्थियों। रूट बोरर में हम देखेंगे कि जमीन की सरफेस से ही, है ना, जमीन के सरफेस से ही रूट बोरर में क्या होगा, जैसे हमारा गन्ना बढ़ रहा है और इसमें सरफेस से ही रूट बोरर जो है अंदर प्रवेश कर गया और इसने एक हमें होल बना हुआ गन्ने में दिखेगा। होल बना हुआ देखिए, आप समझ लीजिए गन्ने का राम नाम सत्य हो गया, इसमें जो है रूट बोरर घुस चुका है, प्रवेश कर लिया। अब इसमें अगर हम ऊपर वाली पत्ती को अगर खींचेंगे विद्यार्थियों तो ये पत्ती नहीं खींचेगी, क्यों, क्योंकि ये नीचे से गया है ना, रूट बोरर है, तो ये जड़ों में जाके इन्फेक्शन फैला देता है, यानी कि जड़ वाला पोर्शन है उसको पित्त वाला पोर्शन खाता है और खाने के बाद क्या होता है, गन्ना आपका जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा और जो है खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे चेक कर जाता है रूट बोरर भी। तो ये आपका इंसेक्ट हो गया गन्ने का टॉप बोरर और रूट बोरर, एक ही जीनस के हैं ट्राइकोराइजा का, ठीक है। अब इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का, और साथ साथ में इसके लिए विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, कार्टाप। देखिए कृषि विभाग के लिए जो रिकमेंडेड दवा है कृषि विभाग द्वारा, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो भी गन्ना क्षेत्रों से होंगे, हाइड्रोक्लोराइड, है ना, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, जो बरेली क्षेत्र या जिनके क्षेत्रों में कुशीनगर शाहजहांपुर के बच्चे होंगे, देख रहे होंगे हमारा ये वीडियो, तो वो समझ गए होंगे कि कार्टाप, कार्टाप कृषि विभाग के द्वारा एक गन्ना विभाग में दवा आती है जिसका नाम होता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, 4G ग्रेनुलर जो होता है 4G के रूप में आती है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो इसको हम पहले से ही खेत में डाल देते हैं, है ना। ये जो है गन्ने में टॉप बोरर और रूट बोरर के नियंत्रण के लिए दवा आती है जिसका नाम है कार्टाप। कार्टाप बहुत सारी कृषि विभाग में सरकारी दवा दी जाती है, तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड से इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं, या ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अभी कितनी मात्रा देनी है ये आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉप बोरर और रूट बोरर के बारे में गन्ने में, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करें विद्यार्थियों, तो दूसरा और एक खतरनाक इसमें कीड़ा लगता है जिसका नाम है आपका गन्ने का, वो दूसरा कीड़ा जो इसमें लगेगा गन्ने में हमारा पायरिल्ला। क्या नाम है इसका, पायरिल्ला, पायरिल्ला कीट, है ना, कीट का नाम क्या है, पायरिल्ला। देखिए अब ये भी बहुत खतरनाक है, जिसका नाम है पायरिल्ला और इसका वैज्ञानिक नाम है विद्यार्थियों पायरिल्ला पर्पोसिल्ला, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। पायरिल्ला जो होता है छछूंदर की तरह आगे के लिए जो है चोंच निकली होती है इसकी, सूंड। पायरिल्ला इंसेक्ट की ये विशेषता होती है कि इस तरीके से होता है, छछूंदर की तरह जो है मक्कार होता है थोड़ा, तो ये जो है चोंच निकाले रहता है इसी, है ना, ये, और ये चोंच निकालता है छछूंदर की तरह। तो पायरिल्ला ये इन्फेक्शन कहाँ पे करेगा या कहाँ पर नुकसान गन्ने पहुंचाएगा, तो ये देखिए इतना मक्कार होता है कि गन्ने की निचली पत्तियों पर बैठा रहता है और वहीं से उसका जो है रस चूसता है पत्ती का। अब देखिए बात गलत हुई कि नहीं हुई, हमारा पौधा पत्ती से फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ये उसका रस चूस रहा है, तो ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं। तो पायरिल्ला पर्पोसिल्ला को जब हमने इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हुए अपने खेत में देखा तो हमने कहा आइए आपको अभी हम फालिडाल डाल रहे हैं, 2% दवा जो है फालिडाल का प्रयोग कर देंगे, पायरिल्ला पर्पोसिल्ला का नियंत्रण जो है हो जाएगा। 2% फालिडाल, क्या कर दिया हमने, 2% फालिडाल का यूज किया तो हमारा पायरिल्ला कीट जो था गन्ने में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसको मार देंगे। अब फिर अगली बात आती है कि पायरिल्ला हो गया और आपका जो है एक हो गया टॉप बोरर या रूट बोरर, है ना। अब तीसरे की बात करेंगे हम। अब विद्यार्थियों अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे इंसेक्ट की बात करें, तो उसमें तीसरा इंसेक्ट जो आपका आएगा उसका नाम है टर्माइट, दीमक। देखिए ये तो बहुत खराब है ना, ये किसी भी क्रॉप में लग सकता है वैसे बेसिकली, है ना। और ये क्या करता है, ये खेत में पहले से उपस्थित है। आपकी जो पेड़ी है सेट्स है, आपने सेट्स को जमीन के नीचे हमने कहा था 8-10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जैसी स्थितियां हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर समतल में गाड़ेंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर फरों में गाड़ेंगे, 20 सेंटीमीटर ट्रांस मेथड में गाड़ेंगे, ये तो हमने कल आपको बताया ही था। अब आपने जमीन के नीचे बेचारा सेट्स जो है टुकड़े रख दिए। अब हमें तो विश्वास है कि हमने टुकड़े रखे हैं और वो जमेंगे, लेकिन अब हम जमीन के अंदर तो घुसे नहीं रहेंगे 24 घंटा के, हम वहां देखें टुकड़ों को क्या हुआ, वहां पर जो है दीमक महाराज जो है इस तरीके से मर्दा की सतह थी, मर्दा की सतह, और इस सतह के अंदर अगर हम देखें इस तरीके से हमारी जो है सेट्स पड़ी हुई है,